नमस्कार, आप देख रहे हैं बात भारत की और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बताते चले कि आज वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, क्योंकि पिछले 6 महीने से वायनाड के पास कोई सांसद नहीं है। राहुल गांधी ने 2 जगह पर चुनाव लड़ा, लेकिन वायनाड सीट को खाली कर दिया गया। अब यहां पर आप देखिए वायनाड सीट को लेकर समीकरण किस तरह से बनेगा, क्योंकि आज नामांकन दाखिल कर दिया और उसी के साथ नाव्या हरिदास को ही आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। किस तरह का मुकाबला रहेगा, क्योंकि काफी दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है। क्योंकि ये बताना भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस को साइड लाइन कर इस पूरे मुकाबले के अंदर रहना चाहती है, क्योंकि बीजेपी और लेफ्ट के बीच में मुकाबला वायनाड के अंदर दिलचस्प हो, उसी को लेकर काम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपने करियर की शुरुआत की है और लोगों की ये काफी तरीके से मांग भी रही है कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया। लेकिन कितना वो इस सीट को कैश कर पाएंगी, कांग्रेस पार्टी के गढ़ को बचा पाएंगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि 2019 में यहां पर 4 लाख के आंकड़े के साथ जीत दर्ज की गई थी राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन उसी के साथ अगर हम 2024 के चुनावों को देखते हैं तो आपने देखा कि आंकड़ा थोड़ा कम हो गया, 3 लाख पर पहुंच गया, अप्रोक्सीमेटली फिगर मैं आपको बता रही हूं। और उसके बाद यहां पर वोट शेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो केरल सीट जो कि विधानसभा सीट भी बताई जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने वोट शेयर के तौर पर काफी कैश किया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ को किस तरह से बचाएगी, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर आज प्रियंका गांधी चढ़ गई हैं और अब यहां पर काफी दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर इस सीट को किस तरह से वो देख रहे हैं, क्योंकि जानकार से भी जवाब लेना बहुत जरूरी है कि आखिर वायनाड के अंदर इस बार का समीकरण किस तरह का वो देखते हैं। देवेंद्र प्रमुख हैं, नेता हैं बीजेपी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए। आशीष मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, स्वागत है आपका। रवि अरोड़ा जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो रवि जी मैं आप ही के पास आऊंगी। वायनाड सीट से जिस तरह से आज नामांकन दाखिल कर दिया गया, लेकिन चुनौतियां काफी तरीके से कांग्रेस के पास इस बार रहने वाली हैं, क्योंकि अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं 2019-2024 के अंदर, तो कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा बहुत घटा जरूर है। और दूसरी तरफ नाव्या हरिदास मैदान में। रवि जी, आवाज आ रही है क्या रवि जी? आशीष मिश्रा जी, चुनौतियां काफी तरीके से कांग्रेस के लिए रहने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट ये चाहती है कि सिर्फ उन्हीं के बीच में मुकाबला हो, कांग्रेस को साइडलाइन किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पैनल में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और बहुत ही आज एक सुखद और बहुत खुशी का दिन है कि हमारी सबकी जननेता प्रियंका गांधी जी, जो आज तक जिन्होंने पार्टी के लिए अपना समर्पण, त्याग और 25 वर्षों का जो एक लंबा इंतजार था वो खत्म करके गांधी परिवार के द्वारा जो एक जगह छोड़ी गई थी, वो कारण यह था कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया में आप एक साथ में 2 जगह से सांसद बने नहीं रह सकते। इसलिए राहुल गांधी जी ने जाने के समय ही एक संदेश दिया था कि गांधी परिवार से जो आपके प्रति जो आपने प्यार, अपना स्नेह, समर्पण दिखाया है, गांधी परिवार कभी भी आपको यूं अकेला तनहा नहीं छोड़ेगा। इस वजह से इसी काम क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती प्रियंका गांधी जी आज अपना नामांकन शक्ति प्रदर्शन के साथ में, और जनता ने जो भारी जन सैलाब वहां पे उमड़ा, आज उसने ये तय कर दिया कि यह जीत जो है 2019 से भी बड़ी और ऐतिहासिक जीत प्रियंका जी के वेलकम पॉलिटिक्स में आते ही होने जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी था ना, कि अक्सर जब कहा जाता था कि प्रियंका को मैदान में उतरना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अक्सर उन्हें पीछे रखा गया और ये समझा गया कि राहुल गांधी को इससे कोई क्षति ना पहुंच जाए। अब इस बार वो चुनावी मैदान में आई हैं, एक स्ट्रैटेजी के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भी तो उतारा है, लेकिन उसके साथ साथ दक्षिण भारत जो है वो प्रियंका के लिए नया है, वहां पर काफी तरीके से चुनौतियां रहेंगी। जिस तरह से आज उन्होंने अपना संबोधन भी दिया, उन्होंने कहा समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपके बीच में पहुंचना चाहती हूँ, उन्हें समझना चाहती हूँ। और बीजेपी और लेफ्ट के साथ मुकाबला इस बार होना है। देखिए आशा जी, ऐसा है ना, कोई भी चुनाव सरल नहीं होता, ये बात समझने वाली बात है। दूसरी चीज, चुनौतियां जो उन्होंने कहा, देवेंद्र प्रमुख भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत देवेंद्र जी जुड़ने के लिए। हाँ बोलिए आशा जी।
चुनौतियां इसलिए अधिक होती हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा वायनाड में जब एक तबाही जैसा आलम आया था, उस समय भी टीम प्रियंका और टीम रॉबर्ट वाड्रा ने वहां पर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहां पे एकजुट होकर काम करके लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया था, ये काबिले तारीफ है। आप लोग ने भी सराहना इसकी की थी। इस वजह से कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संदेश है पार्टी में उन नेताओं के लिए भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम आज पार्टी में आ जाए और आज टिकट पा जाए। 25 साल लगातार 1999 से लेकर आज तक प्रियंका जी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए हर जगह पे जहां जहां उनकी आवश्यकता थी वहां वहां पे जाकर उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया। यही कारण है कि बंजर जैसी जो जमीन थी उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी हमने अब भले चुनाव में हार जीत लगी रहती है लेकिन हमारा कैडर कहीं खो न जाए, इसलिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, उन्होंने पूरे 400 से अधिक सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतारा और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश दिया कि हम अपने कैडर को खोएंगे नहीं, हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए महत्व रखते हैं। इस वजह से हमने हर जगह चुनाव आवाज आ रही है क्या? 402 सीटों पे। रवि जी मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। वो कह रहे हैं कि कैडर को बचाने की बड़ी बात है, लेकिन लगातार अगर हम चुनावों की बात करते हैं तो वायनाड के अंदर आप देखिए विधानसभा चुनावों को लेकर अगर हम देख लेते हैं तो वोट शेयर लगातार बीजेपी का बढ़ रहा है और कांग्रेस का वोट शेयर कहीं ना कहीं गिर रहा है। वो एक बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी के सर पर इस बार होने वाली है, क्योंकि 2019 के चुनावों में आपने देखा था कि किस तरह का 4,19,000 से राहुल गांधी जीतते हैं, लेकिन 24 में यही आंकड़ा 3,64,000 रह जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जनता ने जिस तरह से भरोसा जताया था कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन वायनाड सीट को जिस तरह से छोड़ दिया गया, विपक्ष के पास ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि पिछले 6 महीने से वायनाड के पास सांसद नहीं है, लोगों की समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है, जो वादा किया था अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। आशा जी, असल में कांग्रेस के सामने अब बहुत सारी चुनौतियां हैं। कारण क्या है कि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती सबसे बड़ी ये है कि हरियाणा की हार के बाद जिस प्रकार से छोटी छोटी पार्टियां, खासकर रीजनल पार्टियां लगातार जिस प्रकार से अब कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगी, ऐसे में अब कांग्रेस को वायनाड सीट जीतना बहुत जरूरी है। ऐसे में एक चुनौती देखिए, प्रियंका गांधी ने एक बात कही जनता, वायनाड की जनता को, कि मैं 35 साल से वोट मांग रही हूँ, लेकिन इस पहली बार मैं अपने लिए वोट मांग रही हूँ। यह अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को राजनीति से सिर्फ इसलिए दूर रखा गया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के रास्ते में कोई चुनौती ना आए। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर उतारा गया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी भूल सुधारने के साथ साथ अपनी जो वहां पे पैर खिसक रहे हैं वायनाड में, वो संभालने की तैयारी है और पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की कुछ कोशिश भर जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ ये कितनी सफलता मिल पाती, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है जब 2 सीटों पर कोई पार्टी का कार्यकर्ता या कोई बड़ा नेता लड़ता है तो जो सीट छोड़ी जाती है उसमें बेशक जीत हासिल हो जाए, लेकिन लोगों के बीच में जो एक विश्वास होता है, क्योंकि वायनाड सीट बहुत सेफ सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिए, और वहां पे लड़ने का मतलब ये है कि कांग्रेस को पता है कि प्रियंका गांधी वहां से ये सीट आराम से निकाल जाएंगी, लेकिन कितने मार्जिन से निकालेंगी ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस समय जो वहां माहौल होगा, जो वहां के लोगों के अंदर एक जिस विश्वास से उन्होंने वोट दिया था, उसके बाद उनको लगता है कि राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ दी है, क्योंकि वो एक बड़े नेता है कांग्रेस के। राहुल गांधी न सिर्फ नेशनल बल्कि वायनाड के लिए बहुत ज्यादा माने जाते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से वहां पे वर्चस्व रखती है। ऐसे में बीजेपी जिस प्रकार से अपने पैर बढ़ा रही है, तो ऐसे में और खासकर लोगों के बीच में जो रोष पैदा होगा उससे बचने के लिए प्रियंका गांधी को उतारा गया। और मुझे लगता है कि कितनी मार्जिन कितना रहने वाला है, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। नाव्या हरिदास पर दाव खेल दिया है इस बार बीजेपी ने वायनाड सीट पर, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो फिलहाल 23 नवंबर को ही सामने आएगा। इस पर जवाब दीजिएगा देवेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से रवि जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार पैर पसारने की कोशिश कर रही है, फायदा कितना होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन सीधा मुकाबला इस बार प्रियंका गांधी के साथ है, जो हमेशा पहले दूसरों के लिए वोट मांगती आई हैं, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में खुद है।
देखिए आशा जी, एक टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। एक जो आखिरी दाव होता है, जब व्यक्ति के पास सारी चीज खत्म हो जाती हैं तो मजबूरी में उसको चलाने के लिए मजबूर होता है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी पार्टी को, कि आखिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस जो है एक परिवार की पार्टी थी और बगैर परिवार के कांग्रेस की नैया कभी पार लग ही नहीं सकती। आज उन्होंने एक दाव बचा के रखा था, भाई प्रियंका जी नहीं आ रही थी और सोनिया जी पीछे थी, और राहुल की जो नाकामयाबी थी, देखिए बड़े तथ्य के साथ बोल रहा हूं, वो आज साबित हो गई। आज पूरे देश को ये पता चल गया कि आपको 35 वर्ष लग गए यहां तक इस बात का डिसीजन लेने में कि राहुल काबिल नहीं थे तो प्रियंका जी इतने दिन तक क्यों रोकी गई। ये सवाल पूरे देश की जनता का है, मेरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आखिर आप इतने समय तक किस चीज का इंतजार करते रहे, क्यों अपनी पार्टी को ये नेटर पर पहुंचाने का काम करते रहे। अगर कोई दम था प्रियंका में तो समय रहते क्यों नहीं लाए। भाई अब समय की बात है, चर्चा पूरा करेंगे, देश लेकिन समझ चुका सीधा है, अब पूरी आपको देश क्या रशिया दुनिया लिए समझ चलेंगे, रही। जहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है, क्योंकि रूस दौरे पर थे। किस तरह का वो पूरा संबोधन है वो आपको दिखा देते हैं। G21 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे UAE में भी
लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। Спасибо большое. के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए चलिए, तो फिलहाल आपने कजान से सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन किस तरह से दिया है और प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर खुलकर वहां पर बात की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ब्रिक्स को एक साथ आने की जरूरत है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही आपने देखा कि ब्रिक्स देशों को साथ आकर यहाँ लड़ना होगा और उसके बाद यूएनएससी में यहाँ रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। इस तरह से बातचीत की गई। रवि जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? रवि जी, एक तरफ आप देखिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तो बातें चल ही रही हैं, लेकिन वायनाड सीट की हम बात कर रहे हैं। देवेंद्र जी ने जिस तरह से सवाल डाल दिया, आशीष जी सबसे पहले तो आप इस पर जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आखिरी दाव खेल दिया है कांग्रेस पार्टी ने। आशीष जी, पहले इस पर आप जवाब दीजिए, फिर मैं रवि जी आपके पास आती हूँ। जी जी, आशीष जी आवाज आ रही है क्या? रवि जी जवाब दीजिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पे कांग्रेस के सामने सिर्फ सीट जीतना ही चुनौती नहीं है। बात यह है कि मैंने पहले एक बात कही कि सीट का मार्जिन कितना आता है, क्योंकि सीट जीतना, अगर सीट हारते हैं, वायनाड सीट खासकर हारते हैं, तो आने वाले टाइम में कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि जिस प्रकार से 2 जगह से राहुल गांधी जी ने सीट जीती, उसके बाद अगर ये वायनाड सीट जीतते हैं, जो सबसे सेफ सीट का कांग्रेस की मानी जाती है, तो कांग्रेस के लिए आगे की जो रणनीति बनाना बहुत मुश्किल होगा, खासकर क्योंकि पूरे कई राज्यों में चुनाव है आने वाले टाइम में विधानसभा में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात, अगर सीट जीत भी लेते हैं, उसमें मार्जिन बड़ा नहीं आता, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद कह रही है कि 35 साल बाद मैं अपने लिए वोट मांग रही हूँ। 35 साल से मैं लगातार पार्टी के लिए वोट मांगे, अपनों के लिए वोट मांगे, लेकिन 35 साल बाद अपने लिए पहली बार वोट मांगे। ऐसे में और लगातार वहां पे जिस प्रकार से कांग्रेस के सभी दिग्गज बड़े नेता वहां पे लगातार प्रचार में लगे हुए हैं, तो ऐसे में अगर वोट का मार्जिन बड़ा नहीं होता तो भी यह सीट जीतना नहीं। रवि जी, जिस तरह से वो नामांकन भरने पहुंची और साड़ी के कलर को लेकर भी चर्चा हुई कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ सेंटिमेंट्स के साथ वो जुड़ने की कोशिश आज करती नजर आई, लेकिन बीजेपी महिला मोर्चा की जो महासचिव हैं, जिन्हें मैदान में उतारा गया है, उन्होंने पहले से चुनाव लड़ा है और वो जीती भी हैं। और जिस तरह से महिला मोर्चा प्रदेश की महासचिव उन्हें बनाया गया, नाव्या हरिदास को, कोझिकोड निगम की वो 2 बार पार्षद निर्वाचित हुई है। कोझिकोड इलाके के अंदर यहाँ जो संसदीय दल है उसकी नेता भी रही हैं।
यानी कि वो पहले से नाव्या जो है चुनावी मैदान में रही हैं, चुनाव जीत कर आई हैं, तो चुनौती डबल नहीं हो जाती है क्या? प्रियंका गांधी जी पहली बिल्कुल। बार चुनावी मैदान में जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। यही तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए, सीट निकालना नाक का सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बीजेपी गढ़ में घुसकर एक बड़ी टक्कर दे रही है इस समय। और खासकर केरल जैसे राज्य के अंदर अगर वहां पे यह सीट निकलती है तो ये अपने आप में एक साउथ का एक किला जो केरल का गढ़ है उसे तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है इस बार। और कांग्रेस को तोड़ने की जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर आपने देखा कि एकदम से पूरे सभी समीकरण बदल गए। अगर ऐसे समीकरण वहां पर बदलते हैं तो सच में कांग्रेस को आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेशक से लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। नाव्या तो पहले ही सवाल खड़ा कर रही है, वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है वहां पर। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही रही है कि कांग्रेस वहां पर सीट जरूर जीत कर आती है, पर कांग्रेस के बड़े नेता वहां सिर्फ कुछ दिन के लिए छुट्टियां जरूर मनाने जाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि वहां पे ग्राउंड रियलिटी ये रही है कि वहां के लोगों में, क्योंकि पुराना एक दौर चला आ रहा है कांग्रेस का, तो उसी सिलसिले में लगातार कांग्रेस वहां पे जीतती रही है। खासकर पूरे केरल के अंदर जो कांग्रेस का रहा है। तो लेकिन अब आज की डेट में अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस के खुद बड़े नेता, कई बड़े नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन उसके बीच में रवि जी एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि दिग्गज चेहरा है, कदावर नेता है वो प्रियंका गांधी वाड्रा। आपने देखा कि कितना चुनाव जीता भी है उनकी कवायदगी में, जब उन्होंने प्रचार किया, स्टार प्रचार के तौर पर जहां जहां पर वो उतरी, लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया। तो आज जब चुनावी मैदान में आई तो बीजेपी के लिए भी चुनौतियां हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी आशा जी, अगर प्रियंका गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस उतारती तो मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, ये बात सही है। लेकिन क्योंकि वो सीट ऑलरेडी कांग्रेस जीत चुकी है और जीतने के बाद राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सीट छोड़ी है, अगर क्योंकि राहुल गांधी जी को जिस विश्वास के साथ एक जनता ने अपने पास रखा था, अब एक महिला कैंडिडेट वहां पे उतारी गई हैं, खासकर बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, बड़ी नेता है, राष्ट्रीय नेता है। उसके बावजूद भी वहां की जो लोकल ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड लोगों को रोजमर्रा से जुड़े हुए नेता की जरूरत होती है जो वहां रह सके, वहां पे काम कर सके। ऐसे में जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो टक्कर दे रहा है, ये आप खुद भी मानती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी जीती हुई सीट को बचाना है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं रहना चाहिए ना, ये तो सवाल है ही कि टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला जरूर होगा, कांटे की टक्कर जरूर होगी। देवेंद्र जी जवाब दीजिए, क्योंकि 2009 में 21 लोकसभा सीटें यहाँ पर जब जीत के आए थे, इसका श्रेय सीधा सीधा राहुल गांधी को गया था, और जिसमें आज बैक स्पोर्ट के तौर पर राहुल गांधी भी देखे गए हैं वायनाड के अंदर। मां सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, रॉबर्ट वाड्रा वहां पर पहुंचे थे। देखिए आशा जी, मैं अपनी बात को पूर्ण करना चाहूंगा। पहले मेरी बात जो है पूरी नहीं हुई थी, मैं बीच में ही रुका था। हमने बड़ी गंभीरता से जो है बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, जल्दी से कहिएगा। गंभीरता के साथ कही है कि हम जो चाहते थे वो सब हुआ है। हम चाहते थे, हम देश को बता देना चाहते थे कि राहुल गांधी जी इस योग्य नहीं है, ये कई बार कहा था, और वो सोनिया जी उनके कैरियर को बचाने के लिए प्रियंका को पीछे हटा रही थी। हम तो बहुत पहले चाहते थे कि प्रियंका गांधी आए और अपनी बात रख के विपक्ष में भूमिका निभाए, और विपक्ष किसी का भी हो जितना मजबूत होगा, सत्ता को कभी उसका नुकसान नहीं होता, बस सत्ता दमदार होनी चाहिए, नेतृत्व सुंदर होना चाहिए। ऑलरेडी राहुल गांधी है वहां पर बैठे हुए, और अगर उनके साथ यहाँ पर प्रियंका गांधी भी आ जाती है तो आपको नहीं लगता है कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर डबल स्ट्रॉन्ग आप ऑपोजिशन को देखेंगे? नहीं, डबल कहां, भी तो सिंगल ही नहीं है। देखिए, मैं बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका में अब तक कोई नेता ऐसा नहीं है जो इतने बड़े लोकतंत्र में होना चाहिए। आप जो मुद्दे की बात लेकर आइए, संसद में कोई क्वेश्चन उठे, किसी प्रदेश में कोई क्वेश्चन उठे, सरकार को कहीं घेरने के लिए क्वेश्चन उठे, उसमें दम हो, अच्छा लगता है। विपक्ष उसमें दमदार तरीके से, माननीय प्रधानमंत्री जी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आते हैं, आप वॉकआउट करते हो, आप लोकसभा की कार्रवाई को रोकते हो, आप देश की सबसे बड़ी जो जनता का पैसा खर्च होता है देश की कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए, उस पर चर्चा के लिए, उस समय का सबसे ज्यादा अगर कोई गलत उपयोग हो रहा है तो वो आज की तारीख में विपक्ष करा रहा है।
बहुत बहुत संसद धन्यवाद की देवेंद्र जी जुड़ने के लिए। रवि जी आपका भी, और आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल वायनाड सीट पर लगातार समीकरण किस तरह का बनेगा ये तो बात की बात है, लेकिन कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जरूर होने वाली है, क्योंकि काफी बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी है, लेकिन एक कद्दावर नेता बीजेपी की तरफ से भी मैदान में उतारे गए हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।